सलाम आदाब। द मैसेज फॉरवर्ड में आप लोगों का स्वागत है। हम कुछ गांव के जो दोस्त हैं आपस में बैठे हैं और कुछ जानकार भी है, कुछ जानकारी भी रखते हैं। ये लोग आपस में बैठे हैं बात करने के लिए। इस वक्त जो बिहार में माहौल चल रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए। जैसे हमारे जीशान भाई है, रिजवान भाई है, अपने अफसार भाई है। ठीक है, तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महागठबंधन हार गई, एनडीए जीत गई और एमआईएम का इसमें किस तरह का रोल है। जिशान भाई क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया कलीमुल्ला भाई, आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। और अभी फ़िलहाल जैसा माहौल चल रहा है, अभी जैसा चुनाव हुआ है बिहार विधानसभा का, तो इसमें अगर हम देखें तो एनडीए की सरकार, अभी एनडीए सरकार बनाने जा रही है अपनी, और महागठबंधन की यहाँ पे हार हुई है। पहली बात तो ये देखें कि एनडीए का मंशा सिर्फ एक था, हमको चुनाव जीतना है। महागठबंधन का भी सेम था, लेकिन डिफरेंस बस इतना था कि उन लोगों ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ा और महागठबंधन का कुछ मंशा दिख नहीं रहा था। तो जैसे कहीं कहीं पे दोनों पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, आरजेडी ने भी और कांग्रेस ने भी, तो इसकी वजह से भी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और कहीं कहीं पे तो निर्दलीय उतर गए उनके जो कार्यकर्ता है, वो इनसे भी तो एक बड़ा फर्क पड़ता है जिसको एनडीए को फायदा हुआ हो। इससे तो बहुत फ़ायदा हुआ, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है एसआईआर से। ये जो मेन फैक्टर था ना एसआईआर का, ये चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का जो मेन रीज़न था वो एसआईआर था। खैर, उस मुद्दे के बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। अभी बात करते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार हारी है, और वो भी सिर्फ हारना नहीं हो, बहुत बुरी तरीके से हारी है। और इस बात को मतलब महागठबंधन को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि उनकी छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। और बात यह है कि फ़िलहाल इस टॉपिक पे चर्चा होगी, लेकिन मैं अपना ओपिनियन यही दूंगा कि जैसे असद साहब को ब्लेम किया जाता है कि उनके कारण बहुत सारी सीटें हारी गई है, तो ये सरासर गलत है। और आपका खुद का आपस में मेल मिलाव सही नहीं है। आप खुद अपने हर चीज़ बहुत बुरी तरीके से आप सबसे पहले तो आप सही से काम नहीं कर रहे हो, तो पहले खुद पे ध्यान देना होगा, उसके बाद आप अपोनेंट पे आप ब्लेम करेंगे। तो ये क्या लगता है अफसार भाई, जैसे एमआईएम ने कहा था कि गठबंधन में हमको ले लो, तो अगर गठबंधन में लेते तो महागठबंधन को इससे बड़ा फायदा क्या होने वाला था, और नहीं लिए तो इससे बड़ा नुकसान क्या हुआ? कलीम भाई, आपने सवाल किया ऐसा, इसी डर की वजह से तो अख्तुल ईमान साहब तेजस्वी साहब के घर पे गए थे कि हमको गठबंधन में शामिल कर लो, सिर्फ 6 सीट दे दो भी सीमांचल के इलाके की। जो डर आज आपको दिख रहा है, जो नतीजा आपके सामने है कि इंडिया की इतनी बड़ी बढ़त, एनडीए ने 202 सीट पर जीत हासिल की, उसका क्या मतलब है? जितना भी आपका सेकुलर वोट था, जितना भी जो है महागठबंधन के पक्ष में जो वोट आने वाला था, या जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो वोट थे, उस सब वोटों का बिखराव हो गया, यादव के वोटों के अंदर बिखराव हो गया, जिसकी वजह से एनडीए की बढ़त हुई। ये तो साफ जाहिर हो रहा है, अगर उसी दिन अगर एमआईएम को गठबंधन में ले लिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं होता। उसका नतीजा सामने है आपके। तो महागठबंधन में तो एमआईएम को नहीं लिए, लेकिन आज भी जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उन्होंने अपने सीनों को खोला और कहा कि आज हमारी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आज भी इसके लिए हाजिर हैं। तो इस ऐसी बड़ी कुर्बानी पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब जो है हमेशा देश हित की बात की है, और जहाँ जहाँ ऐसा लगा है कि जिससे सामने वाले इक़्तिदार में जो अभी हम मौजूदा हुकूमत है, ख़ास तौर से बीजेपी, उसको किस तरह से कमज़ोर किया जाए, ऐसी संरचना जहाँ भी बनी है, ओवैसी साहब वहाँ खड़े नज़र आए हैं। शुरू में भी जब चुनाव से पहले भी उनकी एक ही बात थी कि किसी तरह से बीजेपी को बिहार से ख़त्म किया जाए, और जो इस तरह की ताकतें परवान चढ़ रही, जो संविधान के ऊपर हवा बोल रही है, संविधान के जिससे खतरा है, इस तरह की जो पार्टियां हैं उसको जो है बिहार से मुक्त किया जाए, इसलिए वो गठबंधन में आना चाहते थे।
इसलिए वो तो हमेशा इस बात को की कोशिश में रहते हैं कि हम सब मिल करके एक साथ लड़ें और भाजपा को देश से बचाएं, ताकि देश उन्नति की राह पर चले। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, जैसे चुनाव तो ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट सबके नज़रों के सामने है, लेकिन मैं जैसे सोशल मीडिया को खंगालता हूँ तो मैं एक चीज़ पर कॉमन देखता हूँ। जैसे कुछ लोग जो है टारगेट करके बैठे हैं कि 140 करोड़ की आबादी में अकेला एक वाहिद शख्स है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो इस बात का जिम्मेदार है कि एनडीए बिहार में जीत गई। क्या कहेंगे इस पर? सर ऐसा कुछ है नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि जब इतनी सारी पार्टियां ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ सारे लोग पहले से ही लड़ रहे हैं, तो आप किसी एक आदमी पे जिम्मेदारी ये कैसे दे सकते हो कि वो फलाना शख्स नहीं लड़ेगा? उनको हक है, वो लड़ रहे हैं। और दूसरी बात कि चाहे कोई भी पार्टी लड़े हारे, और उन्होंने पहले ही जो इलेक्शन से पहले बोले थे आप अपने गठबंधन में शामिल कर लो, तो आपको अगर ये दिन नहीं देखना था तो उन्होंने तो सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी, तो आपको करना चाहिए। आपने नहीं किया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब रोने का टाइम है, अब रोइए। जब आपका टाइम सही था, आपको बताया गया कि हमको ले लो, अगर ले लिए होते तो आपका वोट कम से कम एक साथ में आपको मिलता, आपकी और भी ज़्यादा। इससे ये समझ में आता है कि जिस तरह अगर महागठबंधन में एमआईएम को लिया जाता तो मुझे लगता है कि इससे जो महागठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था और कई जगह सीट वो अपनी निकाल सकती थी। जो फैक्टर है जो हारने की वजह बनी है ये अपने महागठबंधन को, वो ना ये एमआईएम को गठबंधन में न लेने की वजह, लेते तो फायदा हो सकता था। यकीनन उनको फ़ायदा होता और बहुत फ़ायदा होता, और इससे सारा वोट इकट्ठा होता तो जाहिर सी बात है फ़ायदा इनको ही होता। लेकिन इन्होंने इन चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बोली है जो अभी फ़िलहाल मैं बोलना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोले हैं जो नहीं बोलना चाहिए उनको। जैसे मुकेश सैनी है, अपने वीआईपी पार्टी से आते हैं, उस पर एक इंटरव्यू में एक सवाल किया गया कि 15 सीट पर आप लड़ रहे हैं, उस पर एक भी मुस्लिम नहीं है, तो उनका जवाब था कि कोई सिनेमा हॉल का टिकट थोड़ी ना है कि हम उनको दे देंगे। तो हमको लगता अब तो खुद ही सिनेमा हॉल, उसमें फिल्म ही नहीं रिलीज हुई तो टिकट हॉल ही नहीं है, तो क्या बांटेंगे आप, तो जीरो में चलेगा। यही वजह है, आप बोलने से पहले अपने शब्दों को ढूंढिए कि हाँ मैं बोल क्या रहा हूँ। यही सब चीज़ों का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अकेले उनके कोई आंसू पोंछने वाले भी नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती। आप अगर किसी चीज़ को जिम्मेदारी ले रहे हो तो उसको जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभाना पड़ेगा आपको। आप किसी के लिए कुछ गलत और किसी के लिए सही नहीं बोल सकते। आपकी दोनों आंखें दोनों बराबर देखनी पड़ेंगी, दोनों तरफ से। अच्छा, मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं अपने ओवैसी साहब के बारे में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, कि ये जो है सिर्फ मुसलमानों को कहते हैं कि भाई तुम सत्ता में आओ, अपना लीडर बनो, अपनी लीडरशिप को मजबूत करो। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब जो है वो ऐसे लोगों को कहते हैं जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जिनको सत्ता से दूर रखा गया है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी साहब धर्म नहीं देखते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं कि तुम हमारी पार्टी में आओ और अपनी हिस्सेदारी लो और चलो हमारे साथ संसद में। सबसे पहली बात तो ये जो आपने प्रोफेशन बना लिया है कि मतलब खाली मुसलमानों को बोला जाता है कि आप आइए हमारी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे दबे कुचले लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, और मैं खुद नहीं, आप खुद अपना जो मसला है वो हल कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारी पार्टी है, तो उनको चाहिए कोई आदमी जिसके नाम पे वो किसी वोट बटोर सके। तो इन लोगों को ऐसा एक दूसरे को भड़काने का आदमी अक्सर यही होता है कि सामने वाली पार्टी खड़े हो जाएगी तो मेरा वोट कम हो जाएगा। आप अगर काम की बात करेंगे तो कोई कितना भी खड़े हो जाए, तो आपकी कामयाबी सामने वाले को दिखेगी तो ज़रूर, जाहिर सी बात है आपकी कामयाबी दिखेगी, सामने वाला आपको वोट करेगा। आप तो बातों पे तो वोट करवाते हो, ना कोई काम ना कुछ। हमारे वहाँ तो कितने सालों से कितने सारे काम पड़े हुए हैं, आज तक के तो कुछ हुआ नहीं। तो ये सब कहने सुनने की बात है। असदुद्दीन ओवैसी सर की सबसे अच्छी बात तो ये कि जितने भी लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन सबको ज़मीन से उठा के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब इल्ज़ाम लगाना, ये सब उन लोगों की सोच है और कुछ नहीं है, ठीक है।
और मैं एक चीज़ और भी देखता हूँ कि ओवैसी साहब हर जो भी मसला होता है देश के अंदर वो सब पे बोलते हैं। जैसे एक मिसाल पे तौर पे ले लीजिए कि अगर ओवैसी साहब 3 तलाक पर बोलते हैं तो पहलगाम हमले पे भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओवैसी साहब अगर बाबरी पे बोलते हैं, अपने ओवैसी साहब जो है पुलवामा पर भी बोलते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बस कहते भाई मुस्लिम, वो तो जहाँ कमी दिखती है, जहाँ दिखता है कि जुल्म हो रहा है वहाँ पर ओवैसी साहब बोलते हैं। यहाँ पर तो धर्म की बात भी नहीं। और जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, हैदराबाद के अंदर दारुसलाम के अंदर मैंने सुना है, गैर मुस्लिम के मुंह से सुना है, वो सीधे जो भी उनके अंदर जाते हैं काम लेके, वो नाम नहीं पूछते कि भाई आपका नाम क्या है, वो अपना काम करे। इस पर आप सार भाई क्या कहना चाहेंगे? ये एकदम सही बात है आपकी। आपने जो कहा है कि आप देख लीजिए जिस तरह से ओवैसी साहब मुसलमानों के मुद्दे को इतनी मजबूती से उठाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अभी पहलगाम के मामले पे उन्होंने मजबूती से काम किया है। देश से बाहर निकल कर के इस तरह के आतंकी हमला की आलोचना की है उन्होंने। ये तो साफ जाहिर होता है, और उनकी जो कार्यशैली है काम करने का तरीका से ये बात बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि वो देश हित में काम कर रहे हैं। उनको किसी धर्म से, किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं, बल्कि हर वो कमज़ोर की आवाज़ बनना चाहते हैं वो, जो आज परेशान है मुल्क के अंदर, जिनका कोई सुनने वाला नहीं, जिनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं, जिनके मसाइल पे कोई बोलने वाला नहीं। आज उनके मसाइल को लेकर के वो सड़क से लेकर सदन तक वो लड़ रहे हैं। तो इसमें नई कौन सी बात है? अगर कोई लड़ने वाला ना हो, किसी पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाने वाला ना हो, तो फिर उस पिछड़ा वर्ग का इस देश में क्या हाल होगा, वो तो आप बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। अब सर भाई ये बात जानकर तकलीफ नहीं होती, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है इस बात को कि ऐसा नहीं लगता कि ओवैसी साहब को जो गलत कहने वाले उन्हीं के लोग। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर उनके ही लोग उनको गलत कह रहे हैं, ये ऐसा बारहा आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि ज़्यादातर आलोचना उनके अपनों की तरफ से हो रही है। उसकी वजह यह है कि एक उनके दिलों में एक डर और खौफ पैदा किया गया है। सबसे बुनियादी चीज़ क्या है कि उनके दिल में डर ये बैठाया गया है कि अगर आपका वोट बढ़ जाएगा जिससे भाजपा आ जाएगी, या आपके साथ जो है वो गलत व्यवहार होगी, जब सरकारें बदल जाएगी आपके साथ गलत व्यवहार होगा, इसका डर बैठाया गया है। लेकिन क्या भाजपा के डर से ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ना छोड़ दें? अच्छा, एक बात और, दूसरी बात यह है कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, लगभग तेलंगाना में 11 वर्षों से AMIM लड़ रही है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। क्यों नहीं भाजपा वहाँ आ गई? एक सोचने वाली सवाल है। आज हम लोग को यही बात है, इसलिए जो लोग आलोचना कर रहे हैं, हमारे अपने जो आलोचना कर रहे हैं, उसकी वजह यही कि उनको डर बैठाएगा कि जो ओवैसी साहब को जो आएंगे तो वोट काट कर ले जाएंगे, और फिर उसकी वजह से जो है भाजपा आ जाएगी और फिर आपका नुकसान होगा। यही वजह है। इसमें एक बात और भी है, जैसे तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब जो है कांग्रेस से मिलके काम कर रहे हैं, और बिहार में कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ तो तुम मिलके काम रहो, यहाँ पे विरोध कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आवाम का फायदा हो, जहाँ पर देश का नागरिक का फायदा हो, ओवैसी साहब अपने हाथों को बढ़ा देते। क्या कहते हैं इसमें? बिल्कुल यही होना चाहिए। ये तो एक देश हितैषी और लोगों के हित में काम करने वालों की ये पहचान है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जहाँ पर समाज का और समाज के नीचे वर्गों का, तबकों का फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचे, वहाँ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे बिहार में ही देख लीजिए, अभी आपको उसका परिणाम आपके सामने है। यही सोच करके ना ओवैसी साहब गठबंधन में शामिल, सिर्फ 6 सीट दे दीजिए ताकि वोट का बंटवारा न हो और NDA जीत हासिल ना करे। आज उनको नहीं लिया गया, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि उनके दिल में बिल्कुल साफ़ सुथरा उनका दिल है, और बिल्कुल मिलकर के काम करना। जहाँ भी इस तरह की जो है ताकतें उभर रही है, जो मजलूम जो है कमज़ोरों को दबा रही है, ऐसी ताकत के खिलाफ वो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सबसे दूर अंदेशी कोई लीडर है जो दूर की सोचता है, और अभी के जो मौजूदा कुछ लीडर हैं उनकी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँचती, ये वहाँ तक सोच लेते। उसका परिणाम मुझे लगता है कि अपने बिहार चुनाव में उन्होंने कहा भाई हमको गठबंधन में लो, किसी ने कहा तुम्हारी औकात क्या, नहीं लिए, चुनाव लड़े, ठीक है। उन्होंने जितनी सीट कहा, 6 सीट कहा, अल्हम्दुलिल्लाह 5.25 सीट निकला, 336 वोट से ना हारे, 5 सीट तो निकला ना। और उनको गठबंधन में ना लेने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया, हुआ नहीं? तो अब
नहीं लिए, अब पूरा चुनाव हो गया, परिणाम सामने आ गया, अभी भी ओवैसी साहब ने अपने सीनों को खोल दिया है कि हमारी ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। ऐसे लीडर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप साहब? देखिए, ओवैसी साहब की लीडरशिप पे किसी तरह की कोई मैं प्रक्रिया नहीं दे सकता। इतने बड़े लीडर हैं वो कि हर हाल में वो यही चाहते हैं कि जिससे सेकुलर जो भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, वो सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो करके जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, जिनका निशाना आज चुनाव आयोग भी जिसके चंगुल में फंसा हुआ है। आज बिहार के इलेक्शन को देख लीजिए ना, क्या इसके अंदर आपको चुनाव आयोग का खेल नहीं नज़र आ रहा आपको? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो जिस तरह के जो इस प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जिस तरह के लोगों के अंदर उत्साह था, जिस तरह से जो है महागठबंधन को लेकर के लोगों के अंदर उत्साह था, और लोगों ने जिस तरह से लालटेन के बटन को दबाया है, और आंकड़ा जो आज दिख रहा है एनडीए के पक्ष में 202 का, इससे जाहिर नहीं होता कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं उसके पंजे में है। तो वैसे साहब तो यही चाह रहे हैं कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं इस देश के अंदर, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के भाजपा के खिलाफ लड़े, और ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़े, ऐसी साजिशों करने के खिलाफ लड़े जो देश को आज खराब कर रहे हैं, देश को के अंदर बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, पलायन रोकने के लिए तैयार नहीं है, युवा बेरोजगार हो चुके हैं, शिक्षा तालीम का तो हाल ये पूछिए कि ये बिल्कुल ख़त्म ही है। तो इस तरह के चीज़ों को रोकने के लिए जो एक साथ मिलकर के काम करना होगा, वैसे सब उसी चीज़ को कर रहे हैं। अब किसी को अगर उनकी जो है सियासत और उनकी जो है राजनीति अच्छी नहीं लगती है, तो उनको अपना चश्मा बदलना चाहिए और नज़रिए को थोड़ा देखना चाहिए, अपने आप को टटोलना चाहिए। अभी हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी बातें की और समय भी लगभग ख़त्म हो चुका है। और एक आखिरी सवाल आप तीनों से मेरी तरफ से, और मैं ये कहना चाहूँगा, एक ऐसा इंसान जो खड़ा होकर हर कौम के लिए बोले, वो धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, मजहब नहीं देखता, सबके लिए अकेले बोलता है और सबको कहता है कि तुम आओ, अपनी लीडरशिप मजबूत करो, सत्य में आओ, लड़ो और हमारा साथ दो, जुल्म के खिलाफ खड़े रहो। ऐसे लीडर के बारे में क्या कहना चाहें? पहली बात तो ये है कि वो आवाज़ उठाते तो किस मुद्दे पे उठाते हैं। वो ये थोड़ी बोलते हैं कि इलेक्शन है, आओ मुझे वोट करो। वो इस मुद्दे पे बोलते हैं कि अभी जो हमारे भारत में जो माहौल जैसा चल रहा है, मॉब लिंचिंग या फिर कोई भी ऐसी घटनाएं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी पे हो रही है, तो उन्हीं कम्युनिटी पे उठाते हैं आवाज़। और उसको लेकर के हमारे जो जितने भी यहाँ पे सेकुलर कंट्री में जो लोग रहते हैं, यहाँ पे उनको ऐसा माइंडसेट हो गया है कि वो इलेक्शन के मुद्दे पे एक ही चीज़ को लेकर के कि मतलब वो मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज की आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इलेक्शन को लेकर के ये सब बात बोलते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जुल्म किस कम्युनिटी पे हो रही है। आपको क्या लगता है कि अभी के नौजवानों चाहे किसी भी धर्म के हो, क्या एमआईएम के साथ जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। और अब तो हर जो भी जिसकी आंख नहीं खुली थी उसकी भी आंख खुलनी चाहिए, और जितने भी हमारे पार्टी के मेंबर है या जो भी है, सबको साथ लड़के और एमआईएम के साथ लड़के आगे कदम उठाना चाहिए। जी रिजवान भाई, क्या कहना चाहेंगे ओवैसी साहब के बारे में? ओवैसी क्या कहने चाहेंगे देश के नौजवानों को? सारे नौजवानों से बस एक ही गुजारिश है दिल से उनसे, कि अगर आपको कोई भड़काए या किसी तरह की कोई बात बताए या उनके आ जाने से, असदुद्दीन ओवैसी को आ जाने से आप यहाँ की पार्टी कमज़ोर होगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। हर आदमी अपना कुछ न कुछ हर आदमी अपना एक ओपिनियन रखता है, तो दूसरों को बताने से, दूसरों को समझाने के ध्यान में ना रहे, अपना काम करे, उनको देखे कि ठीक है, ये जो बोल रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये क्या सचमुच देश के लिए सही है, और गरीबों के लिए कितनी सारी आवाज़ें उठाई और कितनी सारी ऐसी चीज़ें जिनको उन्होंने सामने रखा, एक्सपोज किया है कि देखिए ऐसा नहीं है। अभी कोई भी कुछ भी धमाका ऐसा कुछ होता है अपने देश में, तो हर चीज़ का अक्सर देखोगे जब फैक्ट चेक होता है तो पता चलता है कि ये कोई और कम्युनिटी से था, नाम किसी और का गया। और इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल आजकल सीरियस होकर लोग ऐसा फेक न्यूज़ चला रहे हैं, जैसा लगता है कि उनको ना कोई रोकने वाला है, ना उनको टोकने वाला है। और जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि एक तरफा बोलता है। एक तरफा नहीं बोलते, वो उस तरफ बोलते हैं जिसकी तरफ जुल्म हो चुका है, वो उनकी आवाज़ उठाते हैं। जी अफसर भाई, क्या कहना चाहेंगे इस पर, और देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए,
ओवैसी साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं और एक शिक्षित आदमी हैं, बैरिस्टर हैं। उनकी जो बात होती है ना, अभी रिजवान भाई बोल करके गए हैं, मैं आखिर यही बात कहूँगा कि जिस वर्ग के ऊपर जुल्म होता है उनकी वो आवाज़ बनते हैं। उसमें किसी भी तरह के कोई भी वर्ग, कोई किसी भी जात, किसी भी धर्म को लेकर के उनकी टिप्पणी या भेदभाव नहीं होता है, बल्कि अगर कोई भी इस देश का जो भी रहिवासी है, इस देश के रहने वाले जो भी लोग हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई अगर प्रोपेगेंडा कोई उठाता है या कोई बात उठाता है, उनके ऊपर कोई जुल्म होता है, तो ओवैसी साहब उनके लिए लड़ते हैं। आज देख लीजिए मुल्क में जो तबका कमज़ोर है, जो वर्ग कमज़ोर है, उनके लिए ज़्यादा आवाज़ वो उठा रहे हैं, क्योंकि हकीकत में वो कमज़ोर है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जहाँ तक रही बात नौजवानों को जोड़ने की, आज देश के नौजवान समझ रहे हैं, सारी बातों को देख रहे हैं और वो अपना फ़ैसला खुद करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है, क्योंकि सबको ये चीज़, इन चीज़ों को सबके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आ गई है कि ओवैसी साहब का क्या एजेंडा है। वो तो किसी एक वर्ग के लिए बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं नौजवानों को उनके अपने ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो खुद देख करके इस बात को जो है ये करे, अपने लिए चुने कि हमें क्या करना और किस तरफ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए, द मैसेज पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारा भाई, रिजवान भाई, आपका भी शुक्रिया, आपका भी। बस 1 मिनट रुक जाइए। आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया होगी इस वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल द मैसेज फॉरवर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा फेसबुक द मैसेज फॉरवर्ड उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।